बहू, आज मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है मालकिन के घर जाकर काम करने की। शरीर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तो माँ जी आप रहने दीजिए ना, और अगर एक दिन आप छुट्टी कर लेंगी तो कौन सी आफत आ जाएगी। बहू, अगर मैं मालकिन के घर पर काम करने नहीं गई ना तो वो परेशान हो जाएंगी। मतलब? मैं कुछ समझी नहीं माँ जी, आप कहना क्या चाहती हैं। बहू, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज उन लोगों के घर में मेहमान आ रहे हैं और आज मालकिन ने जल्दी घर बुलाए हैं, लेकिन इस तबीयत को भी आज ही खराब होना था। अगर आज मैं उनके घर नहीं गई ना तो कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे काम से ही निकाल दें। अगर ऐसा है तो आप रहने दीजिए माँ जी, आपके बदले मैं मालकिन के घर काम करने के लिए चली जाती हूँ। लेकिन बहू, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुझे देखकर गुस्सा करे, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं मेरे अलावा मेरे घर से कोई और उनके घर पर जाए। अरे ऐसे कैसे पसंद नहीं, इंसान की तबीयत भी तो खराब हो सकती है। आप चिंता मत कीजिए, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन बहू, मैं तुझे वहां नहीं जाने दे सकती। आखिर तू भी तो गर्भवती है और मैं अपनी गर्भवती बहू को किसी के घर में काम करने कैसे भेज सकती हूँ। मम्मी जी आप इतनी चिंता क्यों करती हैं, मैंने कहा ना जो होगा देखा जाएगा। और वैसे भी अभी मेरे गर्भवती होने से ज्यादा आपकी तबीयत जरूरी है। अरे अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी तो मेरे और मेरे बच्चे के साथ मनीषी का ख्याल कौन रखेगा। इसलिए आज आप घर पर ही रेस्ट कीजिए, आपकी जगह मैं मालकिन के घर चली जाती हूँ। इतना बोलकर सोनम अपनी सास की मालकिन के घर चली जाती है और उसके घर की डोरबेल बजाती है। मालकिन रमोला अपने घर का दरवाजा खोलती है, जहाँ वो दरवाजे पर सोनम को देखकर उससे कहती है, जी आप कौन? जी मैं सोनम हूँ मालकिन, जानकी जी की बहू। माफ करना लेकिन माँ जी की आज तबीयत खराब थी इसलिए वो यहाँ नहीं आ सकी और उनकी जगह मैं आ गई, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था कि आज आपके घर पर मेहमान आने वाले हैं, इसलिए आपके यहाँ आना जरूरी है। ठीक है, घर के अंदर आ जाओ। सोनम घर के अंदर जैसे ही कदम रखती है वैसे ही मालकिन उसके कदमों की तरफ देख उससे कहती है, क्या नाम बताया था तुमने अपना? जी मालकिन मेरा नाम सोनम है। तुम देखने में गर्भवती भी लग रही हो। जी मालकिन मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन क्या करूँ माँ जी की तबीयत आज ठीक नहीं थी इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा, वरना माँ जी तो मुझे मना ही कर रही थी। वो तो सब ठीक है, लेकिन मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ कि एक तो तुम पैदल चलकर आई हो, ऊपर से तुम्हारे पैरों में चप्पल भी नहीं है। वो क्या है ना मालकिन, चप्पल की बात तो वो कल ही टूट गई थी और मालकिन अब हम लोगों की इतनी हैसियत कहाँ है कि हम लोग आसानी से चप्पल टूटने पर उसे खरीद सके। हम महीने भर काम करते हैं तब हमें हमारा घर चलाने के लिए पैसा मिलता है। अच्छा ठीक है, मेरे घर में 10 बजे तक सारे गेस्ट आ जाएंगे, इसलिए तुम किचन में जाकर काम करना शुरू कर दो। आगे से उल्टे हाथ पर किचन है, चली जाओगी या मैं चलूं छोड़ने? जी मालकिन मैं चली जाऊंगी, आप अपने कमरे में जाइए और आप मुझे ये बता दीजिए कि आप चाय लेंगी या कॉफी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने नाश्ता कर लिया है। अगर तुम्हें चाय पीनी है तो तुम अपने लिए चाय बना लेना और वहीं पर बिस्किट का पैकेट भी रखा है, उसे भी खा लेना। ना जाने जल्दी में कुछ खाकर भी आई हो या नहीं। रमोला का स्वभाव बहुत ही अच्छा था, ये देख सोनम भी खुश हो जाती है और वो किचन में जाकर सभी के लिए खाना बनाती है और कुछ देर बाद वो अपने लिए चाय बना रही होती है तो वहीं दूसरी ओर मालकिन अपने कमरे में जाकर अपने कमरे से चप्पल निकालकर सीधा लाकर उसे दे देती है। तुमने कुछ खा लिया ना? अब तुम्हें ठीक लग रहा है ना? जी मालकिन अब ठीक है। ये लो ये चप्पल, इसे पहन लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालकिन, आप सच में बहुत अच्छी हैं। खैर आपको कुछ चाहिए क्या, आप मुझे बता दीजिएगा। नहीं, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, अब तुम जल्दी से काम शुरू कर दो, मेहमान आ जाएंगे। अब सोनम जल्दी से घर के कामकाज में लग जाती है। कुछ ही देर में रमोला के घर में गेस्ट आ जाते हैं और जब सभी लोग खाना खाने बैठते हैं तो उसकी भतीजी सुरभि कहती है, चाची जी खाने में सब कुछ है लेकिन मुझे आलू टिक्की बर्गर कहीं नजर नहीं आ रही, और आप जानती है ना बिना बर्गर के तो काम हो ही नहीं सकता। अरे सुरभि, सॉरी बेटा, लेकिन मैं ये बर्गर बनवाना ही भूल गई। क्या चाची, आपको पता है ना कि मुझे आलू टिक्की बर्गर कितनी पसंद है, ये जानते हुए भी आपने नहीं बनवाए। आई हेट यू। अरे बाबा, मुझे माफ कर दो और अपना गुस्सा छोड़ दो जो तुम अपनी चाची के ऊपर उतार रही हो। भूल गई तुम्हारे लिए बर्गर बनवाना, माफ कर दो ना, शाम को मैं तुम्हारे लिए बनवा दूंगी। खुश? नहीं चाची, अब मैं आपको माफ नहीं करने वाली, आपने मेरा दिल दुखाया है बर्गर ना रखवा कर। बेटा ऐसे जिद नहीं करते, और ये कैसी जिद लगा रखी है तुमने? अब बच्चे जिद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? खैर कोई बात नहीं सुरभि बेटी, मैं अभी तुम्हारे लिए बाहर से आलू टिक्की बर्गर ऑर्डर कर देती हूँ। नहीं, मुझे नहीं खाने बाहर के, आप जानती है ना बाहर का खाकर मेरे पेट में दर्द होने लगता है और डॉक्टर भी कहते हैं कि बाहर का खाना खाने से शरीर में कई तरह की बीमारियां लग जाती हैं।
मुझे तो घर का ही बना हुआ खाना है। वहां खड़ी सोनम ये सब सुन रही थी। कोई बात नहीं मालकिन, मैं अभी आलू टिक्की बर्गर बनाकर ले आती हूँ, अगर इनका इतना मन है। ये कहकर सोनम रसोई में चली जाती है। रमोला भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। माफ करना सोनम, एक तो तुम प्रेग्नेंट हो, ये जानते हुए भी मैं तुमसे इतना काम करवा रही हूँ और अब ये फरमाइश। कोई बात नहीं मालकिन, काम करना तो मेरा काम है। हाँ लेकिन फिर भी अच्छा ऐसा करो, तुम रहने दो। मैं ऐसा करती हूँ, बाहर से ऑर्डर कर देती हूँ। लेकिन हाँ, तुझे ऐसा प्रिटेंड करना जैसे तूने खुद वो बर्गर बनाई है, समझी? वो क्या है ना, मेरी भतीजी थोड़ी जिद्दी है, उसे बर्गर खाना है और तू तो जानती है कि बर्गर बनाना बहुत कठिन होता है। अरे नहीं मालकिन, आपको किसने कहा कि वो बनाना कठिन होता है? अरे मुझे आलू टिक्की बर्गर बनाना आता है, तो आप बाहर अपने पैसे क्यों खर्च कर रही हैं? आप मुझे 1 घंटे का समय दीजिए, मैं 1 घंटे में इतनी बढ़िया आलू टिक्की बर्गर बनाकर लाती हूँ। उसकी बात सुन खुश हो जाती है और थोड़ी देर बाद सोनम अपने हाथों से गरम गरम आलू टिक्की बर्गर बनाकर ले आती है, जिसे देख सुरभि बड़ी खुश हो जाती है। आपने तो कमाल ही कर दिया, यहाँ पर तो मैं बर्गर की उम्मीद ही छोड़ बैठी थी, लेकिन आपने ये इतनी टेस्टी आलू टिक्की बर्गर बनाकर तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। सच में ये तो बहुत ही कमाल के बने। हाँ सच में, लेकिन तू इतनी अच्छी आलू टिक्की बर्गर बनाना कैसे जानती है? जी वो मेरे पति शहर में एक बड़े रेस्टोरेंट में काम किया करते थे, वहीं से उन्होंने ये आलू टिक्की बर्गर बनाना सीखा था। और अच्छी बात ये थी कि उन्होंने मुझे और माजी को भी आलू टिक्की बर्गर बनाने सिखा दिए थे। लेकिन समय कुछ इस तरह बदला कि उनकी तबीयत खराब हो गई और वो पैरालाइज हो गए। तब से हम सास बहू को ही हर चीज संभालनी होती है। उनकी बीमारी के बाद माजी लोगों के घरों में काम करने लगी। पहले मैं भी करती थी, लेकिन गर्भवती होने के बाद मुझे ये काम छोड़ना पड़ा। तब से माजी अकेले हम सबका घर खर्च उठाती हैं। उसकी बात सुनकर अब मालकिन ने उसकी मदद करने की ठान लेती है। उसके हाथ के आलू टिक्की बर्गर सबको पसंद आते हैं। अरे वाह, तुमने तो सच में बहुत बढ़िया बनाया है। इसे खाकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी बड़े से रेस्टोरेंट के बर्गर खा रही हो। सबके मुंह से तारीफ सुनकर वो काफी खुश हो जाती है। कल तुम अपनी सास के साथ आना, ठीक है? लेकिन मालकिन मैं माजी के साथ क्यों? मैंने जितना कहा है तुमसे तुम उतना करो। मैंने कहा ना कि कल तुम अपनी सास के साथ आना, बस। घर आने के बाद वो सारी बात अपनी सास को बताती है। लेकिन बहू, मालकिन ने तुझे मेरे साथ क्यों बुलाया? तुझसे कोई गड़बड़ तो नहीं हुई ना? नहीं माँ जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगले दिन दोनों सास बहू मालकिन के घर चली जाती हैं। मालकिन उन दोनों को अपने साथ पार्किंग में ले जाती है, जहाँ वो एक ठेला देखती है। उस ठेले को देख उन्हें कुछ समझ नहीं आता। तुम इतना अच्छा आलू टिक्की बर्गर बनाती हो तो तुम आज से वही बनाओगी, और इसमें तुम्हारी सास तुम्हारा साथ देंगी। जब तुम दोनों में इतना अच्छा हुनर है तो खुद का काम क्यों नहीं शुरू कर देती? उनकी बात सुनकर सास बहू की आंखें भर आती हैं और अब अगले दिन से ही दोनों सास बहू आलू टिक्की बर्गर बनाकर बेचना शुरू कर देती है, जिससे पहले दिन ही वो दोनों काफी अच्छी कमाई कर लेती हैं और कुछ ही समय में वो अच्छे खासे पैसे भी इकट्ठे कर लेती हैं, जिसके बाद वो उसका इलाज भी करवा देती हैं। मोनू अपने पापा राजन का इंतजार करते करते सो गया। सोने से पहले तक वो अपनी माँ रेखा से यही सवाल पूछता रहा कि उसके पापा कब आएंगे। राजन आया, लेकिन तब तक बहुत रात हो चुकी थी। जैसे ही रेखा ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि राजन फिर से शराब के नशे में धुत था। आप फिर पीकर आए? हाँ तो तेरे बाप के पैसों के नहीं पीता वे। मोनू आपका इंतजार करता करता सो गया। आपने उसे मेला ले जाने का प्रॉमिस किया था। अरे चुप हो जा, वरना दूंगा एक उल्टे हाथ का। प्रॉमिस किया था, जब देखो खर्चा खर्चा। मेला तेरे बाप का है क्या? तुम माँ बेटे के शौक तो कभी पूरे ही नहीं होते। अरे बस 12,000 रुपए की तनख्वाह में राशन लाऊं, किराया दूं, या तुम्हें अय्याशी कराने मेला ले जाऊं? हैं? और दारू पीने के पैसे हैं आपके पास? चुप, बिल्कुल चुप। अब एक और शब्द बोला ना तो कसम से यहीं गाड़ दूंगा तुझे। बढ़िया ही जुबान लड़ाने वाली। चुपचाप चली जाए यहाँ से, वरना। रेखा आंखों में आंसू लिए चुपचाप वहाँ से चली गई। राजन ऐसे ही अक्सर शराब पीकर आता और रेखा के साथ यूं बदतमीजी करता। ये सब देखकर रेखा का खून खौलता था, पर वो मजबूर थी। फिर अगले दिन, रेखा, ओ रेखा, अरे कहाँ मर गई थी? जी माँ जी, मैं मोनू को स्कूल छोड़ने गई थी। कल रात में क्या हुआ था? राजन इतना गुस्से में क्यों था? कुछ नहीं हुआ माँ जी। कुछ तो हुआ था, जरूर तेरी ही गलती रही होगी। जब देखो मेरे बेटे की जान खाए रहती है। माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया था। आपके बेटे ने मोनू को मेला ले जाने का वादा किया था, पर हमेशा की तरह वो देर से आए और
और तुझे क्या लगता है मेरा बेटा सारा दिन खाली बैठा रहता है? अरे वो बेचारा सारा दिन काम करता है ताकि हम लोगों का पेट पाल सके, और तू है कि सारा दिन बस किच 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 किच। रेखा के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। राजन शराब पीकर उसे गालियां देता तो उसकी सास सावित्री भी उल्टा उसे ही बातें सुनाती थी। वो बस खून के घूंट पीकर रह जाती थी। ऐसे ही एक शाम, रेखा तुझे दिखता नहीं है, घर में चावल का एक दाना नहीं है, ये सब भी क्या मैं ही देखूं? नहीं माँ जी, मैं लेकर आती हूँ, आप बस पैसे दे दीजिए। ये ले 100 रुपए और बचे हुए पैसे वापस मुझे देना। रेखा अपनी सास से पैसे लेकर बाजार की तरफ चल पड़ी। उसने चावल खरीदे और वापस घर जाने लगी। तभी उसने देखा कि उसके आगे आगे एक लड़की जा रही थी। उसके पास भी थैली में कुछ सामान था। अचानक चलते हुए उसका पैर मुड़ गया और वो जमीन पर जोर से गिर पड़ी। पैर में लगी चोट की वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा था। ये देखते ही रेखा दौड़कर उसके पास गई। अरे आप ठीक तो है ना? पता नहीं, बहुत दर्द हो रहा है। लगता है आपके पैर में मोच आ गई है। आपका ध्यान किधर था दीदी? अरे यार, वो ऑफिस से एक इम्पोर्टेंट मैसेज आया था तो ध्यान मोबाइल में था, इसीलिए पैर मुड़ गया। बहुत दर्द हो रहा है। मैं आपको सहारा देती हूँ, चलिए उठिए। रेखा ने शालिनी का हाथ पकड़ा और उसे सहारा देकर खड़ा किया। इसके बाद रेखा ने उसका थैला लिया और उसे लेकर आगे बढ़ने लगी। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक बड़ा सा घर दिखाई दिया। बस मैं यही रहती हूँ। ये आपका घर है? अरे नहीं, मैं तो यहाँ पीजी में रहती हूँ, मतलब किराए पर। वैसे तो मैं लखनऊ की हूँ, यहाँ तो मैं एक कॉल सेंटर में काम करती हूँ। अच्छा, अब दीदी मुझे लेट हो रहा है, मैं चलूं? अरे ऐसे कैसे? आपने मेरी इतनी हेल्प की है, कम से कम एक कॉफी तो पीकर जाइए ना। नहीं दीदी, फिर कभी। वो क्या है ना, मैं अगर जल्दी घर नहीं पहुंची तो मेरी सास क्या करेंगी आपकी सास? कुछ नहीं दीदी, मैं जाती हूँ, ओके बाय। पर आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं। मेरा नाम रेखा है दीदी, और आपका? मेरा नाम शालिनी है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। इसके बाद रेखा तेज कदमों से अपने घर की तरफ बढ़ गई। रास्ते में रेखा शालिनी के बारे में ही सोच रही थी। फिर घर पहुंचते ही, आ गई महारानी, चावल लाने क्या दूसरे शहर चली गई थी? माँ जी, वो रास्ते में एक लड़की गिर गई थी, उस बेचारी का पैर। हाँ, ठीक है, जा आप जल्दी जाकर खाना बना। माँ जी, वो आपसे एक बात करनी थी। क्या हुआ, बोल। माँ जी, वो गांव से चिट्ठी आई थी, चंदू की शादी तय हो गई है तो मुझे अगले महीने की 3 तारीख को गाँव जाना होगा। हाँ तो तू मुझसे क्यों बोल रही है? राजन को बता जाकर। उन्हें तो मैं बता दूंगी, पर माँ जी मुझे एक साड़ी लेनी थी। इनसे कहूंगी तो गुस्सा करेंगे, तो आप मुझे एक साड़ी दिला दो ना। अरे तेरी सहेली की ही शादी है ना, सगी बहन की तो नहीं। कोई भी पुरानी साड़ी निकाल कर धो ले, प्रेस करके बढ़िया चकाचक करके पहन ले, समझी? रेखा को अपनी सास की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, पर वो क्या करती। सो आंखों में आंसू लिए वहाँ से चुपचाप चली गई। चंदू उसकी बचपन की दोस्त थी और उसकी शादी में पहनने के लिए उसके पास एक भी अच्छी साड़ी नहीं थी। फिर उसी शाम, सुनिए जी, चंदू की शादी तय हो गई है, अगले महीने गाँव जाना है। आप मेरे और मोनू के साथ चलोगे ना? तेरी सहेली है तो तू जा, मुझे नहीं जाना कहीं भी। वैसे भी तेरी सहेली की शादी के लिए मैं अपनी छुट्टी क्यों खराब करूं? अच्छा सुनिए, वो एक साड़ी लेनी थी मुझे। पहले ही बहुत खर्चा हो गया मेरा, तो दिमाग मत खराब कर मेरा, समझी ना? ऐसे ही कई दिन गुजर गए और फिर वो भी तारीख आ गई जब रेखा को चंदू की शादी के लिए निकलना था। गांव जाने के लिए आखिरी ट्रेन रात के 10 बजे थी, मगर रेखा मोनू के साथ शाम के 7 बजे से ही तैयार बैठी थी राजन के इंतजार में। पापा कब आएंगे माँ? अभी तो ट्रेन आने में देर है बेटा, वो आ जाएंगे। ऐसे ही 2 घंटे और गुजर गए। अब रेखा को चिंता होने लगी। वो सोचने लगी कि अगर राजन नहीं आया तो फिर वो क्या करेगी। और हुआ भी वैसा ही। राजन नहीं आया, ट्रेन का टाइम निकल गया। मोनू सो गया और रेखा गुस्से में राजन का इंतजार करने लगी। रात के करीब 2 बजे राजन शराब के नशे में धुत होकर घर पहुंचा और फिर, क्या ऐसा क्या देख रही है? जा सो जा। आज मुझे गांव जाना था, आपने कहा था आप मुझे और मोनू को बस स्टैंड छोड़कर आएंगे। हाँ तो काम बहुत था मुझे, वैसे भी सहेली तो है। कह देना कि तू बीमार हो गई थी इसलिए नहीं आ पाई। अच्छा, उससे झूठ बोलकर मैं शादी छोड़ दूं और आप शराब मत छोड़ देना। तुझे पिटने का मन है क्या? है? हाँ, मार डालो, ऐसी जिंदगी मुझे नहीं जीनी, एक शराबी और गैर जिम्मेदार आदमी के साथ। क्या बोली? रुक, तुझे अभी बताता हूँ मैं। राजन ने रेखा के गाल पर 2-3 थप्पड़ रसीद कर दी। रेखा जोर जोर से रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर सावित्री भी उठ गई, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। उधर मोनू अपनी माँ को बचाने के लिए आगे आ गया। अभी क्या, अभी निकल मेरे घर से, चल, और इसे भी साथ ले जा, मुझे नहीं चाहिए ना तू और ना ये, चल निकल यहाँ से। ये कहकर राजन ने रेखा और मोनू को घर से बाहर निकाल दिया। घबराई रेखा ने राजन से बहुत मेहनत की कि वो कम से कम मोनू को अपने साथ रख ले, लेकिन राजन नहीं माना। फिर रेखा मोनू का हाथ थामे चलती रही। चलते चलते वो एक चौराहे पर पहुंच गई जहाँ कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे, पर रेखा ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, अरे रेखा दीदी। कौन? अरे रेखा दीदी, मैं हूँ, पहचाना? उस दिन मैं जब गिर गई थी।
शालिनी रेखा को याद दिलाने की कोशिश कर रही थी, पर रेखा का मन तो कहीं और ही था। उसे इस तरह परेशान देखकर शालिनी ने उसे अकेले में ले जाकर उससे उसकी परेशानी पूछी। रेखा रोने लगी और सब कुछ कह डाला और फिर, माफ करना रेखा दीदी, पर आपका पति जल्लाद है, जल्लाद, आप मेरे साथ चलो। शालिनी रेखा को अपने साथ अपने पीजी पर ले गई और फिर, दीदी आप चिंता मत करो, जब तक आपका रहने का इंतजाम नहीं होता आप मेरे साथ यही रहो। अब आप यहाँ आराम से सो जाओ, मैं वापस अपने ऑफिस जा रही हूँ। इतनी रात को ऑफिस? आपको बताया था ना कि मैं कॉल सेंटर में काम करती हूँ, तो हमारी जब रात होती है तो अमेरिका में दिन होता है, इसलिए हम लोग रात में काम करते हैं। कुछ खाने का मन हो तो किचन में जाकर बना लेना, ठीक है? हाँ दीदी, भूख तो लगी है। अब आप अंडा पराठा खाओगी? मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। ऐसी बात है तो चलो, अब तो मैं अंडा पराठा खाकर ही वापस जाऊंगी। रेखा ने शालिनी और अपने लिए अंडा पराठा बनाया, जो कि वाकई बहुत बढ़िया था। फिर पराठा खाने के बाद, वाह रेखा दीदी, मजा ही आ गया। आपको पता है कई बार हमें रात में खाने को तो कुछ भी नहीं मिलता। अगर ऐसा पराठा मुझे और मेरे ऑफिस वालों को रोज मिल जाए ना, तो कसम से मजा ही आ जाए। अब 1 मिनट दीदी, आप बनाओ ना हम सबके लिए ऐसे अंडे पराठे हर रोज। मैं कैसे? मेरे पास तो एक अंडा खरीदने के भी पैसे नहीं है। अरे आप परेशान मत हो, मैं हूँ ना। चलो फिर कल ही आपकी दुकान लगवाते हैं। अगले दिन शालिनी ने रेखा को अपने पैसों से अंडा पराठा बनाने के लिए बर्तन, ढेर सारे अंडे, मसाले और तेल खरीदवा दिया और फिर कॉल सेंटर के ठीक बाहर रेखा ने एक मेज पर अंडा पराठा बेचना शुरू कर दिया। पहले दिन शालिनी अपने सारे ऑफिस के दोस्तों को रेखा की दुकान पर ले आई। सभी को रेखा के बनाए अंडे पराठे बहुत पसंद आए और फिर न सिर्फ कॉल सेंटर से बल्कि आसपास के दूसरे ऑफिसेज और राह चलते लोग भी रेखा के पास अंडा पराठा खाने के लिए आने लगे। इस काम से कुछ पैसे इकट्ठा हुए तो रेखा ने अपने लिए किराए पर कमरा भी ले लिया। ऐसे वक्त गुजरता गया और अब रेखा अच्छी कमाई कर रही थी। फिर एक दिन, रेखा देखो माँ, अपनी रेखा। अरे रेखा, कैसी है तू यहाँ काम करती है? नहीं, ये दुकान मेरी अपनी है। पर आप लोगों को क्या हुआ? आप लोग इस साल में? तू गई तो ये राजन दिन रात शराब पीने लगा। इसने बिस्तर पकड़ लिया। नौकरी तो गई ही, इसके इलाज में सारी जमा पूंजी भी खर्च हो गई। घर भी बिक गया बेटा। अब तो भीख मांगने की नौबत आ गई हमारी। अब तो बस तेरा ही सहारा है। अब हमारी मदद करेगी ना तू? रेखा ने अपनी सास के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन एक प्लेट में अपने बनाए हुए अंडे पराठे रखकर उन दोनों की तरफ बढ़ा दिए। मतलब साफ था कि अब रेखा किसी भूखे का पेट तो भर सकती थी, लेकिन फिर से उन खोखले रिश्तों के बंधन में नहीं बंधना चाहती।